नमस्कार, मैं सारिका पंकज हूँ। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूँ, जिन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है। पिता जवाहरलाल नेहरू और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों का अनुवाद किया मुंशी प्रेमचंद ने। आज का पत्र है 8वीं कहानी, आदमियों की कौमें और जबानें। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के किस हिस्से में पहल आदमी पैदा हुए, न हमें यही मालूम है कि शुरू में वो कहाँ आबाद हुए। शायद आदमी एक ही वक्त में कुछ आगे पीछे दुनिया के कई हिस्सों में पैदा हुए। हाँ, इसमें ज्यादा संदेह नहीं कि ज्यों-ज्यों बर्फ के जमाने के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पिघलते और उत्तर की ओर हटते जाते थे, आदमी ज्यादा गर्म हिस्सों में आते जाते थे। बर्फ के पिघल जाने के बाद बड़े बड़े मैदान बन गए होंगे, कुछ उन्हीं मैदानों की तरह जो आजकल साइबेरिया में हैं। इस जमीन पर घास उगाई और आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए इधर उधर घूमते फिरते होंगे। जो लोग किसी एक जगह टिककर नहीं रहते बल्कि हमेशा घूमते रहते हैं, खाना बदोश कहलाते हैं। आज भी हिंदुस्तान में बहुत से दूसरे मुल्कों में ये खाना बदोश या बंजारे लोग मौजूद हैं। आदमी बड़ी बड़ी नदियों के पास आबाद हुए होंगे, क्योंकि नदियों के पास की जमीन बहुत उपजाऊ और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। पानी की तो कोई कमी थी ही नहीं और जमीन में खाने की चीजें आसानी से पैदा हो जाती थीं। इसलिए हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान में लोग सिंधु और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों के पास बसे होंगे। मेसोपोटामिया में दजला और फरात के पास, मिस्र में नील के पास और उसी तरह चीन में भी हुआ होगा। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कौम जिसका हाल हमें कुछ मालूम है, द्रविड़ हैं। उसके बाद हम जैसा आगे देखेंगे, आर्य आए और पूरब में मंगोल जाति के लोग आए। आजकल भी दक्षिणी हिंदुस्तान के आदमियों में बहुत से द्रविड़ों की संतानें हैं। वे उत्तर के आदमियों से ज्यादा काले हैं, इसलिए कि शायद द्रविड़ लोग हिंदुस्तान में और ज्यादा दिनों से रह रहे हैं। द्रविड़ जाति वालों ने बड़ी उन्नति कर ली थी। उनकी अलग एक जबान थी और वे दूसरी जाति वालों से बड़ा व्यापार भी करते थे। लेकिन हम बहुत तेजी से बढ़े जा रहे हैं। उस जमाने में पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में एक नई जाति पैदा हो रही थी। ये आर्य कहलाती थी। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है शरीफ आदमी या ऊंचे कुल का आदमी। संस्कृत आर्यों की एक जबान थी, इसलिए इससे मालूम होता है कि वो लोग अपने को बहुत शरीफ और खानदानी समझते थे। ऐसा मालूम होता है कि वो लोग भी आजकल के आदमियों की तरह शेखीबाज थे। तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज अपने को दुनिया में सबसे बढ़कर समझता है। फ्रांसीसी का भी यही ख्याल है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसी तरह जर्मन, अमेरिकन और दूसरी जातियां भी अपने ही बड़प्पन का राग आलापती रहती हैं। ये आर्य उत्तरी एशिया और यूरोप के चारागाहों में घूमते रहते थे, लेकिन जब उनकी आबादी बढ़ गई और पानी और चारे की कमी हो गई तो उन सब के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए वे खाने की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हुए। एक तरफ तो वो सारे यूरोप में फैल गए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया में आ पहुंचे। इससे मालूम होता है कि यूरोप, उत्तरी हिंदुस्तान और मेसोपोटामिया की सभी जातियां असल में एक ही पुरखों की संतानें हैं, यानी कि आर्यों की। हालांकि आजकल उनमें बड़ा फर्क है। ये तो मानी हुई बात है कि इधर बहुत जमाना गुजर गया और तब से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गईं और कौमें आपस में बहुत कुछ मिल गईं। इस तरह आज की बहुत सी जातियों के पुरखे आर्य ही थे। दूसरी बड़ी जाति मंगोल है। ये सारे पूर्वी एशिया यानी कि चीन, जापान, तिब्बत, सियाम जो कि अब थाईलैंड कहलाता है और बर्मा में फैल गई। उन्हें कभी कभी पीली जाति भी कहते हैं। उनके गालों की हड्डियां ऊंची और आंखें छोटी होती हैं। अफ्रीका और कुछ दूसरी जगहों के आदमी हबशी हैं। वे न आर्य हैं न मंगोल और उनका रंग बहुत काला होता है। अरब और फिलिस्तीन की जातियां अरबी और यहूदी एक दूसरी ही जाति से पैदा हुई। ये सभी जातियां हजारों साल के दौरान में बहुत सी छोटी जातियों में बट गई हैं और कुछ मिलजुल गई हैं, मगर हम उनकी तरफ ध्यान न देंगे।
बल्कि भिन्न भिन्न जातियों की पहचान का एक अच्छा और दिलचस्प तरीका उनकी जबानों का पढ़ना है। शुरू शुरू में हर एक जाति की एक अलग जबान थी, लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उस एक जबान से बहुत सी जबानें निकलती गईं। लेकिन ये सब जबानें एक ही माँ की बेटियां हैं। हमें उन जबानों में बहुत से शब्द एक से ही मिलते हैं और इससे मालूम होता है कि उनमें कोई गहरा नाता जरूर है। जब आर्य एशिया और यूरोप में फैल गए तो उनका आपस में मेल जोल न रहा। उस जमाने में न रेलगाड़ियां थीं, न तार व डाक, यहाँ तक कि लिखी हुई किताबें तक नहीं थी। इसलिए आर्यों का हर एक हिस्सा एक ही जबान को अपने अपने ढंग से बोलता था और कुछ दिनों के बाद ये असली जबान से या आर्य देशों की दूसरी बहनों से बिल्कुल अलग हो गई। यही सबब है कि आज दुनिया में इतनी जबानें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इन जबानों को गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि बहुत सी हैं, लेकिन असली जबानें बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर देख लो कि जहाँ जहाँ आर्य जाति के लोग गए उनकी जबान आर्य खानदान की ही रही है। संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन और बाज दूसरी जबानें सब बहनें हैं और आर्य खानदान की ही हैं। हमारी हिंदुस्तानी जबानों में भी जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी और गुजराती सब संस्कृत की ही संतानें हैं और आर्य परिवार में शामिल भी हैं। जबान का दूसरा बड़ा खानदान चीनी है। चीनी, बर्मी, तिब्बती और स्यामी जबानें उसी से निकली हैं। तीसरा खानदान शेम जबान का है, जिसमें अरबी और इब्रानी जबानें निकली हैं। कुछ जबानें जैसे तुर्की और जापानी इनमें से किसी वंश में नहीं हैं। दक्षिणी हिंदुस्तान की कुछ जबानें जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भी उन खानदानों से नहीं हैं। ये चारों द्रविड़ खानदान की हैं और बहुत पुरानी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में भी हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताज़ा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी हुई चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ कर रही हूँ मैं, सारिका पंकज। आज का पाठ इसी पुस्तक की 8वीं कहानी आदमियों की कौमें और जबानें थीं। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। धन्यवाद।